गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं। केमिकली पहले इक्विलिब्रियम बाद में बात करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पहले पढ़ लेंगे। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पहले होता है क्या, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कौन कौन बातों पर डिपेंड करता है। यानी कि द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन विच इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, मोल्स बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की वह प्रॉपर्टी यानी वह मेजरेबल प्रॉपर्टी जो कि एक कांस्टेंट बन जाती है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पर सिस्टम के एक प्रॉपर्टीज यानी एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, अगर वो कांस्टेंट हो गई, वो फिक्स हो गई, तो हम लोग बोलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हम बोलेंगे वो सिस्टम ने क्या किया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, जब कोई भी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपके पास दो तरीके से अचीव की जा सकती है। फर्स्ट आपको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपके पास होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का देखो क्या मतलब होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि किसी भी रिएक्शन के थ्रू अगर इक्विलिब्रियम को अचीव किया जाए, किसी भी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम को अचीव करते हम देख पाए, तो हम लोग बोलते हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस अगर हम लोग इक्विलिब्रियम को अचीव कर पाए। देखो दोनों का मतलब क्या, कहोगे दोनों में तो रिएक्शन ही हो रहा है, रिएक्शन तो खैर दोनों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपके पास रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बिल्कुल नया चीज है। अमोनिया में जो प्रॉपर्टीज होगी वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास वाटर पहले भी था, वाटर अभी भी है, बस यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, कोई नया सब्सटेंस जनरेट नहीं हुआ। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पर स्टेट बस चेंज हो रही होगी, कोई नई सब्सटेंस अगर जनरेट नहीं है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपके पास न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होती है विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन है। और केमिकल इक्वेशन के दौरान जो भी इक्विलिब्रियम को अचीव किए जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग को बेसिक यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर ही बात करना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को देखोगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होते हैं, रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम को कहोगे तो रिएक्शन के ऊपर बेसिस होता है। अब रिएक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, तो रिएक्शन के ऊपर बात करें तो आपके पास रिएक्शन मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन को मेजर करते हैं, दूसरा आपके पास होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ये देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स वाला रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन क्या होता है, तो द रिएक्शन विच कैन मूव बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हम चाहें तो फॉरवर्ड में भी जाए और फॉरवर्ड से बैकवर्ड में भी जा सके, तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कुछ समय के बाद पहले तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, लेकिन कहेंगे कि कुछ समय के बाद फिर ऐसा भी स्टार्ट हो जाएगा कि फिर वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने भी लगेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है। और ये रिएक्शन को कहा जाता है दिस रिएक्शन आर नेवर कंप्लीटेड एंड विल फाइनली अटेन इक्विलिब्रियम। और ये जो रिएक्शन होता है फाइनली कभी भी वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। अगर रिएक्शन कंप्लीट कभी नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम जरूर अचीव हो सकता है। तो फाइनली हम लोग को रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ही बात करना होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में काम करता है और इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। अब देखो अगर मान लो कि मेरे पास अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसको कहा जाता है दोज रिएक्शन व्हिच मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शन को शो करेंगे, अगर ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन गया तो वापस वो प्रोडक्ट फिर वापस कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करके बनाते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं, वापस जो प्रिसिपिटेट होते हैं जो जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाते वापस रिएक्टेंट के फॉर्म में। या फिर कंबशन रिएक्शन देखे होगे तुम लोग। कंबशन रिएक्शन अगर मान लो कि हमने कोई हाइड्रोकार्बन को बर्न कर दिया तो वो हाइड्रोकार्बन फिर से हमारे पास उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के मेनली रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि रिएक्शन को कंप्लीट किया जा सके। ये रिएक्शन अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का कोई यहाँ पे चांसेस नहीं होती है। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि दिस रिएक्शन ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन। इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली। तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए। अदर रिएक्शन में ये अचीव इक्विलिब्रियम नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, जो रिएक्शन कंप्लीट ही हो जा रहा है, तो उसमें इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है। इक्विलिब्रियम के लिए आपको रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए। अब देखो हम लोग तो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ेंगे,
ठीक है। लेकिन आप जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वो दो तरीके की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। हम लोग को रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और उसके भी साथ साथ हमारे पास ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होगी, केमिकल रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन होगी, ये भी दो तरीके की हो सकती है। अब देखो कौन कौन, एक होमोजेनियस इक्विलिब्रियम होती है और दूसरी आपके पास होती है हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, तो अगर आपके पास होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फिजिकल स्टेट। आपके पास रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट है, सेम फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट का भी बनने वाला है। जैसे मान लो कि मैंने इस रिएक्शन को लिया, अमोनिया गैस को बनाया, फिर से आप यहाँ पे नाइट्रोजन गैस लियोगे, हाइड्रोजन गैस लियोगे, और जो बनेगा वो भी गैस ही है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सिंस एक ही स्टेट में प्रेजेंट है, एक ही फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, तो एक रिवर्सिबल होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। अगर सपोज कि अगर आपके पास हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम अगर होगा, तो हेटेरोजेनियस के अंदर क्या आपके पास होते हैं, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द डिफरेंट फिजिकल स्टेट। ऑल नहीं बोल सकते हैं, अगर उसमें एक भी अगर फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है, तो आपके पास वो हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल देख लो, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को लेके हीट किए हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बना जो कि सॉलिड के फॉर्म में था, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर जो CO2 जनरेट हुआ वो गैसेस के फॉर्म में। तो यहाँ पर सारी फिजिकल स्टेट सेम नहीं है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। तो बोल सकते हैं किस तरह के रिएक्शन जो आपके पास होंगे, यहाँ पर जो भी आप इक्विलिब्रियम अचीव करोगे वो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम होगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। आपको प्रॉपर्टीज केमिकल इक्विलिब्रियम को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम हमको अच्छे से समझ में आए कि इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी चीज के लिए। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट में द केमिकल इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले ऊपर हम बात कर चुके हैं, क्योंकि जब तक कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होगा नहीं तब तक आप वहां पे इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते। और दूसरी बात इसमें और भी जुड़ा हुआ है, reversible reaction carried out in a closed container, that is product are not allowed to escape। कह रहा है कि आपको तो पहले बात इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, दूसरी बात रिएक्शन को कराने के लिए आपके पास जो कंटेनर होना चाहिए वो क्लोज कंटेनर होना चाहिए। अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर अगर क्लोज कंटेनर है तभी जाके ये रिएक्शन को आप करा सकते हैं। जैसे जैसे देखो इस रिएक्शन में होता कैसे, आपको एग्जांपल देके क्लियर कर रहा है। जैसे मान लो कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, सपोज कि हमने एक कंटेनर लिया, हम दोनों कंडीशन में बात कर ले रहे हैं, मान लो मेरे पास ओपन का भी केस है और ओपन का केस नहीं भी है। अगर मान लो कि हमने क्या किया कि CaCO3 को लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसको हीट कर दो, और एक काम करते हैं पहले इसको हम कवर कर ले रहे हैं पूरी तरीके से। हीट कर दोगे तो क्या बनता है, तो कहोगे कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 गैस जनरेट होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होगा, एक तो आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो तो पहले से सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, आपने इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, ये भी आपके पास किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड के फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन जो CO2 होगा वो तो गैसेस के फॉर्म में होगा वहां पे। तो CO2 जो वहां पर मेनली जो गैसेस के फॉर्म में है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, वो जनरेट होगा, वो ऊपर उठेगा, वो गैसेस के फॉर्म में, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इस बीकर से ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन जाने के बाद क्या होगा, फिर तो अब ये क्लोज कंटेनर है, तो वो तो फिर वो गैसेस टकरा के फिर वापस ही आएगा आपके पास। तो गैसेस टकरा के जब फिर से ये वापस आएगा तो क्या करेंगे हम लोग फिर यहाँ पे, तो फिर वो वापस जो CO2 गैस है फिर कुछ देर के बाद फिर वापस ये CaO से रिएक्ट कर जाएगा, और CaO से फिर से रिएक्ट करके फिर क्या बना लेगा, CaCO3 फिर से बना लेगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये रिएक्शन कहीं ना कहीं जाके फिर से बैकवर्ड की तरफ जाने लगी। अभी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना ही था, CaCO3 को हम लोग हीट किए थे तो CaO प्लस CO2 तो बना ही था, लेकिन सिंस यहाँ पर CO2 गैसेस तो बाहर निकलने का कोई स्पेस नहीं इसके पास है, तो फिर से वो CO2 गैस क्या करती है, फिर उसके पास बचे हुए CO से रिएक्ट करके फिर वापस CaCO3 में कन्वर्ट हो जाती है। यानी एक तरीके से कहोगे तो CaCO3 क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है CaO CO2 में। और एक साइड से देखा जाए तो CO2 गैस कहीं बाहर, अगर वो गैसेस अगर बाहर निकल गई रहती तो आपको भी समझ में आ रहा है कि फिर ये वापस रिएक्शन बैकवर्ड तो होता नहीं, क्योंकि CO2 फिर रिएक्ट कैसे करता है, वो तो बाहर निकल चुका है। तो सिंस ये क्लोज कंटेनर है तो फिर वो CO2 गैस उसी के अंदर रहती है और CaO से रिएक्ट करके फिर से वो CaCO3 में कन्वर्ट हो जा रही है। तो देखा जाए तो ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा रहा है, वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। तो कह सकते हैं कि एक समय इसके अंदर ऐसा जरूर अचीव होगा जिसके में CaCO3 क्या हो रहा है, जिस अमाउंट पे डिकम्पोज हो रहा है, जितना रेट जिस रेट से CaO CO2 बन रहा है, उसी रेट से एक बार ऐसा भी कंडीशन अचीव किया जाएगा कि CaO और CO2 CaCO3 में कन्वर्ट हो रही होंगी। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम।
जिस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जाने की जो रेट है, वो रेट ऑफ अगर बैकवर्ड के हो जाए तो कहा जाता है कि इस पॉइंट पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। आपको इस ग्राफ से भी समझाया जा सकता है इस चीज को है। आपके पास पहले क्या होता है, यहाँ पर हम टाइम ले लिए टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर आपके पास क्या रेट है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले तो आपके पास प्रोडक्ट होता है जीरो। फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर बात करोगे पहले, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के ऊपर, तो प्रोडक्ट के केस में तो यहाँ पर आपके पास जीरो, आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट का केस है। तो रिएक्टेंट का केस है तो जाहिर सी बात है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, लेकिन रिएक्टेंट का धीरे धीरे अमाउंट कम होगा क्योंकि वही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग घटता है। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो पहले प्रोडक्ट कुछ बनना चाहिए तभी तो कन्वर्ट हो रहा होगा रिएक्टेंट में। तो इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, टाइम टू टाइम आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता है। फॉरवर्ड रिएक्शन के अमाउंट कम होता है, बैकवर्ड रिएक्शन के अमाउंट बढ़ता है, और एक पॉइंट पर क्या होगा कि दोनों जिस पॉइंट पर मिल जाएंगे, जिस रेट पे दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है बच्चे लोग, जिस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम, या उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहोगे। उसको मेजर करना कैसे होगा हम सिखाएंगे भी यहाँ पे। अब देखो इसके बाद हम लोग को इक्विलिब्रियम समझने के लिए बहुत सारी चीजों को पहले समझना पड़ता है, इसलिए अभी तक जितनी बातें बता रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए सब बता रहे हैं। इसमें एक नया टॉपिक भी आता है जिसका नाम होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे, एक मिनट रुक जाओ। सब लोग बच्चे लोग अपना स्क्रीन को पहले ऑफ कर दो, वीडियो को, नहीं तो फिर मेरा वीडियो नहीं दिखाई पड़ेगा सबको। चलो यहाँ देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ मास एक्शन भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसका रोल है। लॉ ऑफ मास एक्शन देखो होता क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन आपको ये बताता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर सपोज करो कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन ये दिख रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो बढ़ने का जो रेट है, हम रेट ही बोल रहे हैं कि रिएक्शन जो बनने का जो रेट है वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन कितना लेके चले हैं। जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके पास ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ही कम लेके चलोगे तो जल्दी प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा होगा इसके अंदर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि आपके पास जो रिएक्शन जो बनने का जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, और उसके साथ साथ ये भी होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब जो बैलेंस कर रहे होते हैं उसको पावर में लिखना होता है। तो यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करेंगे यहाँ पे। तो रेट इक्वल टू फाइनली आपके पास एक्टिव लॉ ऑफ मास एक्शन में इस तरीके से लिखा जाता है। एक चीज यहाँ पर और आपको बता दें, ये जो आपके पास जो ब्रैकेट है इसको कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं और एक्टिव मास भी बोलते हैं, दोनों वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। तो इसको एक्टिव मास बोलते हैं इस ब्रैकेट को। अब एक्टिव मास देखो दो तरीके से डिफाइन किया गया है, कब कब कंडीशन में क्या क्या, देखो एक्टिव मास कहा जा रहा है कि अगर आपके पास मान के चलो कि आपका जो रिएक्शन है वो सॉल्यूशन फेज में अगर प्रेजेंट है, या सपोज कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन अगर गैसियस फेज में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन फेज में अगर आपके पास रिएक्शन प्रेजेंट है तो याद रखना कि उसका जब एक्टिव मास कैलकुलेट करोगे तब वो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलारिटी के इक्वल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई रिएक्शन अगर गैसियस फेज में हो रहा है तो उसके लिए हम लोग एक्टिव मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो एक्टिव मास कैलकुलेट करना होता है वो आपके पास क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस को कैलकुलेट करने से होगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो हम बोल रहे हैं कि आपके पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है कि जो रिएक्टेंट का जब आप कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कहो, बेसिक क्या कहो, एक्टिव मास कहो। एक्टिव मास आप जो लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स का और रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, ये एक्टिव जो मास होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन कैसा है। सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रहा होगा तो उसका एक्टिव मास निकालने के लिए आपको मोलारिटी यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन यूज करना पड़ेगा। अगर गैसियस फेज में वो रिएक्शन हो रहा होगा तो उसके लिए हम लोग को प्रेशर यूज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर एक और नोट्स आपको लिखवा दिए, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहा है कि द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर अगर प्योर सॉलिड है या कोई भी टर्म अगर प्योर लिक्विड के अंदर है उसको हमेशा इसमें कांस्टेंट मान के रखा गया है,
और इज टेकन एज यूनिटी फॉर कैलकुलेशन पर्पस, और उसके वैल्यू को हमेशा हम लोग क्या करेंगे 1 मान के चलेंगे अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अगर सपोज कि मेरे पास Fe का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि Fe का कॉन्सेंट्रेशन अगर एक सॉलिड प्योर सॉलिड के फॉर्म में है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास को हम लोग मेजर करेंगे 1। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि आपके पास जो Fe का जो वैल्यू होता है वो एक सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि Fe को आपके पास जो भी है अगर वो सॉलिड है तो उसको हम 1 मान के चलेंगे, अगर प्योर लिक्विड है तो 1 मान के चलेंगे। तो ये चीज देखो जो बताया गया ना वो इसलिए नहीं बोल, इसलिए रखा जाता है 1 क्योंकि इसके अंदर देखा जाता है कि इसके कॉन्सेंट्रेशन में बहुत कम का चेंजिंग है। अगर मान लो कि अगर हम कोई एक लिक्विड का रिएक्शन करवा रहे हैं, एक जिसके अंदर लिक्विड सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है, तो उस रिएक्शन में अगर मान लो कि कोई लिक्विड के अंदर रिएक्शन करा रहे होते तो लिक्विड थोड़ी ना चेंज हो रहा होता, लिक्विड तो अभी भी उसके अंदर वही रहता है। तो वही चीज अगर आपके पास वाटर अगर आप लिक्विड के फॉर्म में लिए हैं तो उसके कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कुछ खास चेंजिंग नहीं होती, थोड़ी बहुत मान लो हो भी गई तो उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको कॉन्सेंट्रेशन में सिंस कोई चेंजिंग नहीं आती है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कुछ भी चेंज हुआ नहीं, इसलिए इसको 1 मान लिया गया है। तो हमेशा याद रखना है कि कैलकुलेशन पर्पस में आपको जब भी प्योर एक सॉलिड मिल जाए, प्योर एक लिक्विड मिल जाए, लेकिन लिक्विड में भी एक कंडीशन है आपको हम दिखाएंगे आगे, वो हर जगह 1 मान के चलेंगे। कहाँ पर ये चीज बातें फेल होंगी वो भी बतलाएंगे। मैं एकता जी टॉप की हूँ। आज 12th का रिजल्ट आ गया, एक मिनट बस, एक मिनट चलो। 96%। वाओ। चलो बच्चे लोग यहाँ देखो, इसमें एक्टिव मास नोट्स हो गया। हाँ, इक्विलिब्रियम देखो कांस्टेंट किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए सब सारी चीजें को पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर करना है तो सबसे पहले एक बात याद रखना, जिस पॉइंट पर या बोलेंगे जिस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बनने की रेट अगर सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं इस पॉइंट पर उसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया, वो रिएक्शन इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाए। तो अगर कहा जाए इसके लिए हम कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि रेट ऑफ जो आपके पास फॉरवर्ड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा मतलब केएफ होगा, केएफ आपके पास, और केबी का मतलब हो गया कि जो आपके पास रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट किसका है? तो प्रोडक्ट आपके पास जाएगा तो रेट ऑफ कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आएगा उसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और दोनों का जब रेशियो ले लोगे तो वहां से निकलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन इसको भी कैसे, केएफ और केबी को क्या क्वेश्चन में सब दिया रहेगा कि इसको कैलकुलेट करने का भी कोई तरीका है? तो देखो और भी तरीके हैं इसको निकालने के लिए। सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद रखना कि डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अदर कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा आपके पास। सपोज कि मेरे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, एक केमिकल रिएक्शन है, और वो किस तरह का रिएक्शन है? अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमारे पास अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिख रहा है तो अगर मुझे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए भी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? तो रेट ऑफ आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ आपके बैकवर्ड रिएक्शन का यहाँ पर रेशियो होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मतलब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना, यानी कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को या फिर ऐसे बोलो एक्टिव मास को उसका जो भी बैलेंसिंग किया हुआ उसके कोफिशिएंट को ऊपर डाल दो पावर में, यानी कि पहले प्रोडक्ट के पावर को लिखोगे, पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, एक्टिव मास लिखोगे, और फिर बटे में क्या करोगे, रिएक्टेंट के एक्टिव मास का कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसका पावर कर दो रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो आपके पास बनेगा इससे निकालते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। यानी कि प्रोडक्ट के याद रखना, प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट और जो पावर है उसको ऊपर लिखना है और नीचे किसको लिखना होगा, तो आपके पास जो रिएक्टेंट जो दिख रहा है उस रिएक्टेंट के अंदर आपके पास जितने मोल्स हैं उसके पावर को हमको नीचे पुट करना होता है बस। अब कुछ क्वेश्चन में हम देख के समझा दे रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो बातों पर भी डिपेंड करता है, केसी केपी। केसी का मतलब है कि एक्टिव मास हम लोग जब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में मेजर कर रहे होते हैं, केपी का मतलब जब आप एक्टिव मास प्रेशर के टर्म में मेजर कर रहे होंगे तो आपके पास केपी होगा। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन फॉर कॉन्सेंट्रेशन तो उसको केसी कहा जाएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन फॉर प्रेशर उसके लिए हम लोग कहते हैं केपी कहते हैं।
अब देखो मेरे पास मान लो कि एक रिएक्शन दिख रहा है आपके पास, एक होमोजेनियस रिएक्शन है। अगर एक रिएक्शन है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम तो पहले भी बता चुके हैं कि इसके लिए केपी ही कैलकुलेट करना ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि आपके पास गैसियस है। तो गैसेस में हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, प्रेशर ही मेजर करके चलते हैं, वहां पर क्या प्रेशर है, कितना अमाउंट पर। तो यहाँ से अगर हमको केपी कैलकुलेट करना होगा तो केपी के लिए क्या करेंगे, तो आपको NH3 का जो प्रेशर लगा रखा उसका रखो, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग किया होगा उसके पावर में डाल दो। फिर N2 के प्रेशर को आपको पार्शियल प्रेशर को नीचे पुट करना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर को नीचे पुट करना पड़ेगा, और जो भी बैलेंसिंग किया रहेगा उसके पावर को रख देंगे। तो फाइनली आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर पर क्या होगा वैल्यू, वो मालूम चल जाएगा हमें। सपोज कि हमको कॉन्सेंट्रेशन, हमको Kc की वैल्यू चाहिए, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप प्रेशर ना पुट करके वहां पर कॉन्सेंट्रेशन रख देना सबका। NH3 का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, N2 का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, और आपके पास H2 का क्या कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा, तो गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो उसका मोल्स निकाल दो, वो जो आपके पास मोल्स होंगे वहां पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो मोल्स बाई वॉल्यूम कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी निकल जाएगा। खैर आपको टेंशन नहीं लेना है, केपी और केसी में एक आगे रिलेशन भी है, वो आपको डिफाइन कर देंगे, तो फिर अगर ये मालूम चलेगा तो फिर ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास क्या था, ये होमोजेनियस रिएक्शन है, तो उसके लिए केपी केसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज कि मेरे पास एक हेट्रोजेनियस रिएक्शन अगर होगा, जैसे एग्जांपल बहुत बार ये दे चुके हैं, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक्टिव मास ऑफ CO रखते हैं, एक्टिव मास ऑफ CO2 रखते हैं, और एक्टिव मास फिर CaCO3 को पुट करेंगे। सारे एक्टिव मास की वैल्यू जो आप पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपको पहले से भी बता चुके हैं मैं, यहाँ पर ये सॉलिड है, यहाँ पर ये भी सॉलिड है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, दोनों को, इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेंगे, CO2। यानी कि इक्विलिब्रियम जो आपके पास कांस्टेंट यहाँ पर होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा CO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे। यहाँ पे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं भी दिया रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही मान के चलना हमको है। और उसी के लिए अगर मान लो केपी कैलकुलेट करना होगा तो मुझे सिर्फ यहाँ पर पार्शियल प्रेशर चाहिए CO2 का, अदर का नहीं चाहिए। अब देखो सपोज कि मेरे पास एक और रिएक्शन है, अमोनिया गैस दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, NH4 एक्वस और OH माइनस एक्वस। इसके लिए अगर केसी को कैलकुलेट करना है तो बस लिक्विड वाले को छोड़ के बाकी सब जैसे पीछे की तरफ वैसे हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे NH4 को रख दोगे, ऑक्सीजन माइनस को रख दोगे, अमोनिया गैस को रख दोगे, तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू को पुट करके केसी को कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। अगर सपोज मेरे पास एस्टिक एसिड है, सब एक्वस के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, लेकिन ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, तो हम लोग हटा देंगे उसको, बाकी सबकी वैल्यू को पुट करके केसी निकाल देंगे, पहले प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन फिर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सपोज कि आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन मिल जाए जिसमें ये भी एसिड है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, सब के सब प्योर लिक्विड के फॉर्म में है, तो सब के सब अगर प्योर लिक्विड के फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पर हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपके पास रिएक्शंस पहले क्या कंडीशन में है। रिएक्शन प्योर लिक्विड के फॉर्म में सारा जब रिएक्शन होगा तब वहां पे वाटर के भी कॉन्सेंट्रेशन को काउंट करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अगर सिर्फ ये सब एक्वस के फॉर्म, एक्वस का फॉर्म का मतलब है कि ये सब लिक्विड के अंदर है, तो ये सब जब लिक्विड के अंदर है तो जाहिर सी बात है वो वाटर का लिक्विड का क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पर इस लिक्विड की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। लेकिन सब सारे रिएक्शन जब सब अपने प्योर लिक्विड के फॉर्म में होंगे तो वहां पर वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को भी काउंट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इस रिलेशन को डिराइव किया गया है केपी और केसी से। तो पी चूंकि पार्शियल प्रेशर से निकाला गया है और आपके पास जो केसी है वो कॉन्सेंट्रेशन से निकाला गया है, और दोनों को निकाल के चेक करोगे तो फाइनल आपके पास रिलेशन यही आता है, केपी इज इक्वल टू केसी और आरटी के पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या आपके पास है, तो इसको कहते हैं कि जो चेंजिंग गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्शन, जिसको पीछे भी कैलकुलेट करना सिखाया, टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यानी कि प्रोडक्ट में से आपको रिएक्टेंट के मोल्स को याद रखना, वो भी गैसियस लिखा हुआ, ध्यान रहे कि सॉलिड के मोल्स को मत माइनस कर देना, सिर्फ गैस के मोल्स को ही माइनस करना होगा। दूसरी बात, आर जो आप यहाँ पुट, हाँ बोलिए मैम। अगर एक रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट प्योर लिक्विड है और प्रोडक्ट प्योर गैस है, तब क्या करें? प्योर लिक्विड है और प्योर वो गैसेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा प्योर गैस को तो काउंट करेंगे ना हम लोग, गैस के लिए तो आपको मना नहीं किया गया कोई भी चीज के लिए, गैसेस को काउंट ही करना है। आप सिर्फ लिक्विड को छोड़ सकते हैं और सॉलिड को छोड़ सकते हैं बस। लेकिन अगर रिएक्टेंट रिएक्टेंट अगर दोनों लिक्विड हो, गैस प्रोडक्ट केवल गैस हो, हाँ तो वो होगा, सिर्फ प्रोडक्ट को काउंट करेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट के माइनस कर लेंगे, जीरो हो जाएगा उसमें। ऐसा रिएक्शन आप दिखाइए,
देखो यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास ये और ये दो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हम लोग अभी जो थर्मोडायनेमिक्स से जो पढ़ के आए हम लोग हैं, वहां पे आर की जो वैल्यू पुट करते हैं वो जूल में पुट करते थे, क्योंकि वहां पर हीट के बारे में बात होती थी, वर्क के ऊपर बात होती थी। यहाँ पर ये सब बात नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर जो पुट करेंगे वो लोग 0.0821 पुट करेंगे। खैर क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा प्रेशर वगैरह दिया है किसमें। यहाँ पर देखो राइट रिलेशन, आपको एक रिलेशन लिखना है केपी और केसी में। रिलेशन तो खैर मैंने ही सब लिख दिया हुआ है, इसलिए आपका थोड़ा काम आसान हो गया। एक काम करते हैं, चलो ये आपके पास अगर मान लो, खैर क्वेश्चन में आगे हम लिए हुए हैं, ये आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन के लिए कह रहा है कि बताओ कि केपी और केसी में क्या रिलेशन हो सकता है। उसके बाद आपको पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो खैर पहले क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन आपसे पूछ भी रहे हैं, बताना ही ज्यादा बेटर है। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केपी केसी का हम फॉर्मूला देख चुके हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आपके पास है ये, केपी इज इक्वल टू केसी और आरटी के पावर होता है डेल्टा एनजी। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेल्टा एनजी को कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आर और टी तो मिलने वाले, आप तो नहीं, छोड़ दीजिए वो, क्योंकि टेम्परेचर इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, एक सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना इसके अंदर है। तो आर टी को रहने दीजिए, केसी केपी में रिलेशन चाहिए, मतलब केपी केसी का मान नहीं लिखना है, सिर्फ डेल्टा एनजी का ही तो आपको मान चाहिए। तो डेल्टा एनजी का मान क्या लिख दोगे यहाँ पे, 2 आपको प्रोडक्ट से दिख रहा है, ये भी गैसियस ही है, 4 आपको रिएक्टेंट से दिख रहा है, ये भी गैसियस है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो फाइनली आपके पास -2 आ जाएगा। और Kp इज इक्वल टू केसी लिखोगे और आरटी के पावर -2 पुट कर दोगे, तो -2 की वजह से उसको हम नीचे ला देंगे और केसी बटे में आरटी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यही फाइनली आपके पास इक्वेशन बन जाएगा 4 ऑप्शन के अंदर। लेकिन सपोज करो कि मेरे पास रिएक्शन अगर इस तरीके से मिल जाए, CaCO3 को हम लोग हीट किए, CO और CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर अगर केपी केसी में रिलेशन चेक किया जाए तो पहले यहाँ पर सब डेल्टा एन का मान निकालना होगा। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो गैसियस मोल्स ऑफ सी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे और माइनस करोगे 0, तो फाइनली आपके पास 1 ही आ जाएगा। और Kp इज इक्वल टू केसी और आरटी की पावर 1, यानी कि Kp इज इक्वल टू केसी आरटी हो जाएगा। और अगर गलती से ऐसा रिएक्शन अगर हमको मिल गया तब क्या करेंगे, वहां पे H2 है, I2 है और 2H चाहिए। तो 2 आपके पास दिख रहे हैं गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी है, 2 गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी है, फाइनल डिफरेंस निकाल के चेक करोगे 0 आ जाएगा, जहां पर डेल्टा एनजी का मान 0 हो जाएगा वहां पर केपी और केसी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो आपको एक काम करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है, इसमें ऑप्शन दिए हैं कि नहीं दिए, छोड़िए, चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तुम लोग बताओ इसके अंदर केपी और केसी में। हाँ इस बोलो। पे तो हाइड्रोजन का 1 मोल ही है ना। हाँ तो ये 1 और ये 1, हाँ ये यहाँ तो आयोडीन, 1 हाँ यहाँ पर आयोडीन तो आयोडीन इसके गैस है, सॉल्यूशन पे है। नहीं नहीं गैस के फॉर्म में भी है। एस लिखा है। अच्छा कोई बात, देखो केपी बाई केसी का मुझे रेशियो तुम लोग बताओ कितना होगा, ठीक है, हम रिएक्शन दे रहे हैं कितना है। आपके पास सीओ गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ध्यान रहे गैस बोल रहे हैं हम, 1/2 आपके पास ऑक्सीजन गैस है, और फाइनली जो आपके पास बन रहा है वो CO2 गैस है। चलो बस खत्म, केपी बाई केसी का रेशियो बताना है। याद रहे उसमें आरटी तो होगा ही होगा। सोचो कितना होगा तुम लोग। मैम 1/√30। 1/√RT, वेरी गुड, 1/√RT हो जाएगा। डेल्टा एनजी का ही सारा मान तो खेल है, बाकी तो कुछ है ही नहीं करना इसमें। केपी इज इक्वल टू केसी लिखोगे, आरटी के पावर, और इधर 1 आपके पास है, और 1/2 हो जाएगा 3/2, तो 1 - 3/2 - 1/2 पावर -1/2 पुट करोगे नीचे आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन एक चीज और बता रहे हैं,
कैलकुलेशन केपी और केसी। अगर सपोज कि केपी केसी का कैलकुलेशन करना है तो मुझे पता है कि केपी निकल गया तो केसी निकाल देंगे, केसी निकल गया तो केपी निकाल देंगे, लेकिन मुझे सेपरेट ही कैलकुलेशन करना होगा। मान लो कि सिर्फ केपी का ही कैलकुलेशन करना और केसी का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में देखना है कि केपी और केसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो केपी के लिए पहले बात कर रहे हैं। केपी के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। जो भी आपके पास गैसियस रिएक्शन दे रही होंगी उसके अंदर आपको पार्शियल प्रेशर को मेजर करना होता है। और पार्शियल प्रेशर को निकालने के लिए डाल्टन्स आपने पहले बता के रखे हैं स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ही कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के। और आपको मोल फ्रैक्शन को अगर कैलकुलेट करना है तो उसको भी लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए मोल्स ऑफ जो भी कंपोनेंट है उसके ऊपर रखो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और नीचे लिखते हैं टोटल मोल्स। तो ध्यान में रहे एक बात कि अगर आपको कभी भी कैलकुलेशन से केपी को कैलकुलेट करना पड़ता है तो आप जो भी फॉर्मूला पुट करते हो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर लिखोगे CO2 जो भी है आप रिएक्शन को पुट करोगे तो आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने आना चाहिए। और पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा, टोटल प्रेशर चाहिए होगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, टोटल प्रेशर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ दिया होगा, तब जाके हम लोग केपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पर कहा जाता है कि प्रेशर और आपके पास मोल्स ये दोनों में बहुत बड़ा रिलेशन भी होता है। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करके आप काम कर रहे हैं, मतलब आप बंद कंटेनर में अंदर काम कर रहे हैं, टेम्परेचर को भी आपने फिक्स कर दिया है, तो प्रेशर जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल से होंगे। मतलब हम लोग मोल से भी निकाल सकते हैं ये चीजें। खैर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कैसे मोल्स और प्रेशर में रिलेशन करके न्यूमेरिकल को फाइंड किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कुछ इसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसके अंदर कहता है कि इफ ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, अगर आपके पास कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर अगर पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम इज रिवर्स्ड देन इट्स के वैल्यू विल गेट इनवर्स्ड। आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। जैसे मान लो कि आपने रिएक्शन ही बनाया N2+3H2 और बना दिया आपके पास 2NH3 बन गया, और इसका इक्विलिब्रियम आपने कुछ कैलकुलेट कर लिया, मान लो कुछ भी आया x वैल्यू आया, आप इस रिएक्शन को पलट दिए मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर दिए, 2NH3 पहले ले लिए और इसको आप क्या कर दिए, इसको डिसोसिएट करके N2 और H2 बना रहे हो आप। तो क्या रहा है कि अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, वो वैल्यू वही रहेगा, लेकिन बस वैल्यू में चेंज इतना होगा कि जो वैल्यू वो आया बस वही इनवर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ से वैल्यू अगर x आया है तो अगर बस देखना कि रिएक्शन को सिर्फ घुमा दिया गया, बस वही रिएक्शन बस पलट दिया गया, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस केसी की वैल्यू को बस 1/x लिख के बस छोड़ देना है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन दिया हुआ और पूछ देगा वही क्वेश्चन, आपस में इधर उधर अरेंज करोगे तो लगेगा फिर से वही रिएक्शन दिया हुआ था, बैलेंसिंग फैक्टर चेंज करोगे तो फिर वहां से। फिर अगर मान लो कि मेरे पास कह रहा है कि फिर रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम इट मल्टीप्लाई बाय नंबर, दैट नंबर एक मिनट क्या लिखा हुआ है, दैट नंबर गोज टू द पावर ऑफ k। ओके, जैसे मान लो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, जैसे सपोज करो कि सबसे आसान एग्जांपल है C+O2, मान लो CO2 की रिएक्शन हम लोग बनाए और हम लोगों ने क्या किया, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, कुछ भी मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, मान लो फिलहाल x आ रहा है, और हमने क्या कर दिया, इस रिएक्शन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपने मोल्स को चेंज कर दिया। तो खैर हम लोग यहाँ मैथमेटिकल वर्ड यूज कर ले रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कह रहा है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, बस आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले वाले वैल्यू के बस आप पावर में डाल दीजिए, बस वही आंसर होगा। आप पावर में डाल दो यानी x² जो निकलेगा आपके पास वो केसी की वैल्यू होगी। मतलब एक रिएक्शन के अंदर आप किसी नंबर से अगर इंटू करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सिर्फ जो नंबर से आप इंटू करेंगे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर पावर में जाएगा। थर्ड है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, कह रहा है कि इफ 2 रिएक्शन आर एडेड, अगर आप कोई 2 रिएक्शन को ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो एक साथ, देन k वैल्यू विल गेट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड रिस्पेक्टिवली। अब आप यहाँ पर क्या करें कि 2 रिएक्शन को ऐड कर लीजिए या फिर 2 रिएक्शन को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो क्या रहा है कि यहाँ पर पहले का जो दोनों का केसी का जो नया आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे ये दोनों का मल्टीपल होगा, यानी k1 k2 का मल्टीपल होगा, यानी k1 × k2 हो जाएगा। और या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 2 रिएक्शन का, तो इसका जो भी पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहा होगा दोनों का, ये दोनों का डिवीजन के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। निकाल के चेक कर लो, खुद समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे C कर देते हैं, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो कि k1 कैलकुलेट किए हैं, और इसके लिए मान लो कि C और D को कैलकुलेट करोगे, C से D में जा रहा है, इसको मान लो k2 फिलहाल है,
तो मुझे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है जो नया रिएक्शन बना उसके लिए, तो नया रिएक्शन क्या बनेगा, सी तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे। तो फाइनली आपके पास ए भी यहाँ पर बचेगा और उधर बच रहा होगा डी। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करोगे, सपोज कि हम क्या कर रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्टिव मास इसका लिखोगे डी का, एक्टिव मास ए लिखोगे और एक्टिव मास क्या लिखोगे बी लिखोगे, ये न्यू वाले के लिए है। अब पूछेंगे इसके लिए क्या आप इसको कैसे K1 को कैसे कैलकुलेट किए थे, तो इसके लिए वो एक्टिव मास सी लिखोगे, एक्टिव मास ए लिखोगे और एक्टिव मास यहाँ पे बी लिखोगे। इसको कैसे कैलकुलेट किया तो एक्टिव मास डी बटे में एक्टिव मास सी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो इतना ही आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो Kc इज इक्वल टू जो नया आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा, जो रिएक्शन को ऐड करने पर आएगा, वो फाइनली ये दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा। और जब आप दो रिएक्शन को आप माइनस करते हैं तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो आपको पहले क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बस उसको डिवाइड कर दो, वो आपको निकल जाएगा। तो ज्यादा नहीं, अब एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं ये ट्राई करने के लिए, रिएक्शन को ध्यान से पढ़े फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैम सी। सी, यस मैम सी। चलो वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है। देख लो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें, ऑप्शन सी इसमें आएगा। आप केवल रिएक्शन को ध्यान से देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा इसमें अंदर क्या दिया हुआ है। ये रिएक्शन को देखो ध्यान से और इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, दोनों एक ही रिएक्शन है, बस रिएक्शन को रिवर्स किया हुआ है। बस NO2 इधर था आपके पास, यहाँ बस आ चुका, रिएक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। तो ज्यादा चेंज होगा नहीं। बच्चे लोग बताए थे कि इसके अंदर की रूल, जो आप रूल को फॉलो करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या माना गया, K1 माना गया। ठीक है, आप इसको रिवर्स कर दोगे तो सीधे 1/a K1 हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताया था कि वैल्यू वही रहेगा, बस जो भी मल्टीप्लाई करोगे उसकी पावर में चला जाएगा। तो यानी कि फाइनली आपके पास क्या हो गया, K2 और ये 1/K1 स्क्वायर हो गया। तो यही तो आपके पास है फाइनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। Kc इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक मिनट रुक जाओ। मैम सी। देखो तो सबका ऑप्शन ए ही आ रहा है कि किसी का कुछ अलग भी आ रहा है। मैम ऑप्शन ए आ रहा है। ओके, तो सही बात है, इसका ऑप्शन ए ही सही है, दूसरा कोई ऑप्शन ट्रू नहीं इसका है। इसको भी रिएक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो किए क्या है, ये दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो, बस मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी किया हुआ और साथ में ये भी है कि रिएक्शन को रिवर्स भी किया हुआ है। फिर से वही बात, वैल्यू तो फिर से वही आपके पास 1/8 आएगा, रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर यानी 1/64 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, हम लिखे तो नहीं लेकिन दे रहे हैं। एक इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। आपके पास एक रिएक्शन दो, एक मिनट
आपके पास देखो एक रिएक्शन ये दिया हुआ जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, थर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, और पूछ रहा था इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे नया रिएक्शन जो है। पता है पीयूष की बहन टॉप की है। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ए तो सही नहीं लग रहा बच्चे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। वैसे तो मालूम चलेगा फिर दो का ऑप्शन ही बच गया हुआ है। ऐसे तुम लोग चेक करो यहाँ पे पहले तो ये रिएक्शन लाओ, ये रिएक्शन को कैसे लाया जाए? नहीं आ रहा सबका? ऑप्शन सी। और देखो एक और ऑप्शन बचा हुआ उसको भी डी लगा दीजिए, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे आएगा। तो देखो इसमें पहले एक चीज बताओ कि ये रिएक्शन को लाने के लिए आपको किस रिएक्शन को ऐड करना पड़ा है, किस रिएक्शन को सेपरेट करना पड़ा है, क्या करना पड़ा है, कुछ बताइए तभी मालूम चलेगा। चलो सी जिसका ऑप्शन है वही एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि सी वाले का ऑप्शन सही है। मैम सी ही करेक्ट है। हाँ तो अब एक्सप्लेन चाहिए कैसे सी करेक्ट होगा। मैम ये इस पे जो रिएक्शन पे हाँ इस जो फर्स्ट रिएक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ा तो उसका जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगी वो 1/K1 होगी क्योंकि जो फाइनल आंसर है उस पे मींस फर्स्ट साइड पे मींस रिएक्टेंट साइड पे अमोनिया है तो इसलिए उसे रिवर्स करना पड़ा। फिर जो रिएक्शन पे जो हाइड्रोजन है उसकी मींस हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए हमें उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि जो थर्ड रिएक्शन है वो थर्ड रिएक्शन को भी रिवर्स करना पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। ओके चलो वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझ में आ गया, ठीक है अब सही। रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन सही है, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ अगर देखा जाए तो फर्स्ट रिएक्शन में बस हम लोग को क्या करना है 2NH3 तो पहले से ही चाहिए, बस इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। यहाँ से 1/K1 हो गया। आपको बगल में क्या चाहिए O2 चाहिए और वो भी क्या चाहिए 5O2 चाहिए। तो 5O2 कहाँ से आपको मिलेगा और 3S2 भी चाहिए तो जाहिर सी बात है हमको इसमें 3 से हाँ मतलब 5/2 आ जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 मिल जाएगा ना, वहां से +1 हो जाएगा। तो इसमें 3 से यानी K3 वाले मान में आपको 3 से पावर में चला जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंपली ऐड कर देंगे और ऐड करने पर आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस इतना ही इसके अंदर था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। अब देखो इसके अंदर अब इसके बाद आपके पास इसके बाद न्यूमेरिकल्स मिलते हैं और इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक मिलता है लीजिए प्रिंसिपल, वो सबसे लास्ट में मिलता है। तो देखो इसमें कैलकुलेशन करना होगा हमें केपी एंड केसी का, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वही आपको फिर से बता रहे हैं, सेपरेट कैलकुलेशन करना होगा और खास करके जब यहाँ पर रिएक्शन टाइम के ऊपर बात कर रहा होता है तब क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको हम समझाते हैं मोल्स मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उस कंडीशन के लिए जब डेल्टा एनजी का मान 0 है, खैर 0 हो चाहे नहीं हो कंडीशन सबके लिए एक ही है। हम जो भी आपको यहाँ पर बताएंगे याद रखना ये न्यूमेरिकल का भी पैटर्न यही है, आपको न्यूमेरिकल्स को भी ट्राई करने का यही तरीका होता है। मतलब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल्स को भी बनाने का मेथड आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने एक रिएक्शन ले लिया और ये रिएक्शन के अंदर सबको समझ में आ रहा है डेल्टा एनजी 0 है क्योंकि जितने मोल्स ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट है उतना ही मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। तो इस कंडीशन में डेल्टा एनजी आपके पास 0 है। तो इसको कैसे देखो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन के अंदर।
तो हम मान के चलते हैं कि मेरे पास रिएक्टेंट जो है अभी फिलहाल में A मोल्स प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट अगर A मोल्स प्रेजेंट है, अगर उस समय टाइम 0 है, तो टाइम 0 का मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके पास सिर्फ जो मोल्स होंगे वो तो रिएक्टेंट के होंगे, प्रोडक्ट तो अभी कुछ बना ही नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट हम लोग 0 मान के चलेंगे। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पहुंचते पहुंचते टाइम तो कुछ लगा होगा। इक्विलिब्रियम पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन चूंकि रिवर्सिबल है तो जाहिर सी बात है कि H2 और I2 में कन्वर्ट हुआ ही होगा और फिर ये वापस H2I2 में H2I2 कंबाइन होकर HI में बना होगा। तो ये कितना मोल H2 और I2 में कन्वर्ट हो गया, तो इक्विलिब्रियम पे हम लोग ये मालूम करते हैं कि x मोल A में से निकलकर H2 और I2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हम पूछेंगे बताओ कि अगर x मोल कन्वर्ट हो गया H2 और I2 के अंदर A में से निकलकर, तो HI के कितने मोल्स बचे होंगे? तो A टोटल्स थे आपके पास और x मोल निकलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनली A में से x माइनस कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास अभी कितने हैं। तो ये आपके पास A माइनस x होंगे। अब ये कितने बने होंगे? तो आप तो कह रहे हैं कि x निकल के x बनने चाहिए, लेकिन ये तो x/2 बने। तो आप यहाँ से देखो रिएक्शन का शकल देखो पहले कैसे बनाया गया रिएक्शन। ये 2 मोल HI से 1 मोल ही बन रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से x मोल निकालोगे तो 2 से हाफ ये बन रहा है, तो x निकालोगे तो x से अभी हाफ ही बनेगा, ये भी x/2 बनेगा। यहाँ 2 से अगर ये 1 बन रहा है तो यहाँ से भी x मोल से अगर ये निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि x से ये भी x/2 ही बनेगा आपके पास। तो ये इक्विलिब्रियम पे मोल्स कैसे निकालते हैं ये चीज को समझिए। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपको केसी निकालना है, मान लो केसी ही मुझे निकालना है पहले, अगर हमको केसी निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा, तो सबका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमको, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको मोल्स तो मिल गया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ही मिल जाएगा। तो वॉल्यूम क्वेश्चन का क्या है, कंटेनर में क्या वॉल्यूम लेके चला गया वो पहले से पता चल जाएगा क्वेश्चन में। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो वॉल्यूम है वो भी है और भी से सब में डिवाइड कर देंगे। तो कैसे को कैलकुलेट कर रहा है तो क्या करोगे, एक्टिव मास इसका पुट कर दोगे, एक्टिव मास इसका पुट कर दोगे और बटे में एक्टिव मास ऑफ क्या करोगे, रिएक्टेंट पुट कर दोगे और फाइनली जो सॉल्व कर दोगे तो केसी का मान आपके पास इतना निकल के आ जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तब तो समझो कि कुछ समय में ही आप क्या करोगे, कुछ सेकंड में बना कर रख दोगे। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कम से कम टेंशन नहीं लेकर हमको मेथड याद हो गया, मेथड समझ में आ गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला हर जगह वैलिड हो ये कोई जरूरी नहीं है। हर क्वेश्चन में डेल्टा एनजी आपका 0 नहीं होगा और ना ही आपके पास 1 से छोटा, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेथड पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा एनजी 0 है तो आप फॉर्मूला अगर रट सकते हैं, याद रख सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है तो आप कर लीजिए उतना याद। अब देखो इसके बाद अगर मान लो कि केसी निकल गया, अगर उसी क्वेश्चन में कहा कि फिर केपी भी निकालो, तो फिर केसी निकालेंगे तो केपी निकालने के लिए मेहनत थोड़ी ना करना है। डेल्टा एनजी का मान 0 है, सीधे बात खत्म हो गया, आरटी भी खत्म हो गया, यानी केपी और केसी इक्वल हो जाएगा। मतलब केसी की भी वैल्यू इतना ही आएगी और केपी की वैल्यू भी सेम ही होगी। लेकिन इस बात को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ये तो फॉर्मूला ने बताया कि दोनों इक्वल हो गए, पर ये क्या एक्सपेरिमेंटली दोनों इक्वल होगा, अब उसको भी चेक करके दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। अगर मुझे कैलकुलेशन करना है केपी, वही सेम रिएक्शन के लिए, तो वही फिर से स्टार्टिंग करेंगे। इनिशियली मान के चलेंगे आपके पास HI के A मोल्स हैं, जहां पर H2 और I2 के मोल्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल 0 होके चलेंगे। इक्विलिब्रियम पर क्या होंगे, x मोल HI जो होगा आपका कन्वर्ट हो गया H2 और I2 के अंदर, तो 1 2 से ये 1 बन रहे थे, ये भी सेम ही मोल्स बनेंगे, तो यहाँ तक सबको मालूम है। अब चेक करते हैं हम लोग क्या करना पड़ेगा, केपी निकालना है तो सब गैसेस का पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना होगा। अब पार्शियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीछे फॉर्मूला बता चुके हैं, मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में आपके पास होगा, एक्सपेरिमेंटली जो प्रेशर होगा टोटल गैसेस कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये मेजर हो जाता है। तो टोटल प्रेशर आपको मान लेते हैं फिलहाल के लिए P मान लेते हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लो कि मुझे HI की मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है, तो पहले मोल्स हम लोग HI के रखेंगे और नीचे क्या रखते हैं, नीचे टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट रखते हैं। आपके पास जो मिक्सर के अंदर जितने मोल्स प्रेजेंट है सबके कंपोनेंट को लेके ऐड कर देते हैं। तो आप भी समझो कि हम पूछेंगे इक्विलिब्रियम पे आपके पास कुल कितने मोल्स है, ये मोल्स है, ये मोल्स है और ये मोल्स है, सबको फाइनली ऐड कर दो और ऐड कर दोगे तो x/2 तो x हो जाएगा और ये -x + x कैंसिल हो गया, फाइनली आपके पास A मोल्स होंगे, यानी इक्विलिब्रियम पर आपके पास A मोल्स प्रेजेंट होंगे। कैसे मोल्स निकालते हैं देखो बता दिए, सबको ऐड कर देंगे टोटल मोल्स। टोटल प्रेशर आपको P दिया हुआ इक्विलिब्रियम पर है। अब मुझे पार्शियल प्रेशर अगर H2 का कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स ऑफ H2 आपके पास x/2 है, x/2 के मोल्स को ऊपर रखोगे, नीचे क्या रखोगे, टोटल मोल्स यानी कि A, यानी कि x/2
इनटू बटे में हो जाएगा आपके पास है, और इनटू टोटल प्रेशर यानी कि P, यानी फाइनली आपके पास इतना आएगा। सेम I2 के लिए भी निकालोगे इतना आएगा, फिर HI के लिए भी निकाल के देखोगे तो इतना आएगा, और फाइनली जब यहाँ पर रख दोगे, अब इसको सॉल्व करोगे, तो अभी तो खैर हम इसको किए नहीं है लेकिन आप कर लीजिएगा, सॉल्व कर लोगे तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम ही है। तो इसका मतलब है, या आप KP KC से डायरेक्ट निकाल के देखो या इससे निकालो, क्या इससे कोई निकालेगा नहीं, हम जान रहे हैं जब ये डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ तो इससे कोई क्यों निकालेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब डायरेक्टली प्रेशर के टर्म में सारा क्वेश्चन दे दिया जाए, तब उस कंडीशन में आपको KP कैसे निकलता है वो आना चाहिए। अब फाइनली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखकर आपको एंड करेंगे इसमें। चलो इस क्वेश्चन को बना लो, जैसे जैसे आपको हम समझाएं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इस रिएक्शन में क्या रहा है कि ऑन स्टार्टिंग विथ 5 मोल N2O4 है in a 2 liter flask initially at 27 degrees Celsius. If at equilibrium 5 moles of NO2 are formed, calculate Kc for the reaction. रिएक्शन दिया हुआ, बता दे कितना रिएक्शन है। रिएक्शन आपके पास N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन है और बनता है 2NO2। ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है। देखो इसमें कोई हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं है, पॉइंट का कोई खेल नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है और सिंपल होल नंबर वैल्यू आ रहा है। मैम 2.5 2.5 नहीं, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा। अभी बोले होल नंबर में आ रहा है तो पॉइंट कहां से आ गया? मैम NO2 का जो कंसंट्रेशन दिया है, क्या वो 5 मोल है? NO2 का मोल्स दिया हुआ है, कंसंट्रेशन थोड़ी ना हाँ, दिया जो है। मोल दिया है वो कितना मोल दिया है? 5 मोल है। हाँ तब 5 मोल ही है। और वॉल्यूम आपको दे दिया, 2 लीटर का फ्लास्क आपके पास है। चलो हम बना दे, एक्सप्लेन कर देना, देखो कैसे बनेगा। रुको इसको एक्सप्लेन कर दे, कॉपी पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा देखो तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज है इसलिए कॉपी पे बना रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले एक चीज बताओ, जब टाइमिंग को हम 0 मान के चलेंगे तो आपके पास सिर्फ मोल्स इनिशियली कितने मोल्स हैं? तो क्वेश्चन में कह रहा है साफ साफ कि आपके पास 5 मोल्स N2O4 है, तो इसके 5 मोल्स हैं। NO2 क्या है? तो जब इनिशियल बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है NO2 तो अभी कुछ बना ही नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पर इसमें से कुछ निकल कर प्रोडक्ट में बन गया होगा। क्या निकला नहीं पता, हम मान लेते हैं इसमें x मोल निकल गया, तो बचा कितना? ये 5 - x। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर दिया हुआ है कि आपके पास जो NO2 इक्विलिब्रियम पर बना है वो 5 मोल्स बना हुआ है, ठीक है।
तो एक चीज बताओ कि अगर ये X है, यहाँ से X मोल अगर डिसोसिएट होकर NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो X से ये कितना बन रहा होगा? 1 से ये 2 बन रहा है। तो अगर यहाँ से X मोल डिसोसिएट होगा और NO2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो 1 से 2 बन रहा है, तो X से ये कितना बन रहा होगा? तो जाहिर सी बात हम लोग क्या बोलेंगे? 2x बोलेंगे ना, क्योंकि 1 से 2 बन रहा है, तो x निकलेगा तो यहाँ पे 2x बन रहा होगा। और क्वेश्चन में एक चीज क्लियर दे दिया है कि आपका जो मोल्स है वो इक्विलिब्रियम पर कितना है? 5 है। ये एकदम 100% है, ये 5 है, मतलब ये जितना बन रहा है वो 5 मोल्स बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 2x की वैल्यू के इक्वल है, यानी 2x का मान 5 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5/2। बताओ तो आपके पास इक्विलिब्रियम में N2O4 का कितना आपके पास मोल्स है? तो 5/2 यहाँ से माइनस कर लो, x का वैल्यू यही ना हुआ, तो कितना हो गया? ये भी आपके पास 5/2, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे N2O4 आपके पास 5/2 है और NO2 कितना बना हुआ है? 5 बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्लियर कर दिया 5 बन रहा है। तो वॉल्यूम आपके पास कितना है? तो वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ 2 लीटर है। तो अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना होगा तो ये मोल्स है, तो मोल्स बटे में वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम डिवाइड करोगे तो 2 है, और वॉल्यूम को डिवाइड करोगे यहाँ पर तो 2 है, यानी ये 5/4 हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अगर हम केसी को कैलकुलेट करें तो क्या बोलते हैं? तो NO2 का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपके पास हो जाएगा N2O4। NO2 का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितना है? 5/2 है, तो 5/2 इंटू 5/2 लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे? N2O4, यानी 5/4 लिखोगे। ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा और एक 5 कट जाएगा आपके पास, यानी कि सिर्फ इसके वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5। अगर यूनिट लिखना चाह रहे हो तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोल लीटर इनवर्स लिखते हो, यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स की पावर -2 हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो एक आपके पास बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? केसी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। तो खैर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ज्यादातर रिएक्शन के ऊपर, ये और भी न्यूमेरिकल्स इसमें हम लोग बात करेंगे।